अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर लुकमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो हमने पिछले लेक्चर में जीआईटी की मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था और डीग्लूटेशन या स्वेल्विंग को डिस्कस किया था। आज हम ईसोफेगस के बाद स्टमक की मोटिलिटी को डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टमक के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो इसका ये पार्ट है बिल्कुल ईसोफेगस के पास वाला, इसको हम कहते हैं फंडस। ठीक है, उस फंडस के बाद ये जो इसका काफ़ी बड़ा बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं एंट्रम ऑफ स्टमक, और ये इसका पाइलोरिक रीजन कहलाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ओराड रीजन और कॉर्डाड रीजन। तो ओराड रीजन का मतलब ये है कि वो रीजन जो ओरल कैविटी से नियर हो, यानी कि इसका जो अपर पार्ट है इसको हम बोलेंगे ओराड रीजन और इसका डिस्टल पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्डाड रीजन। कॉर्डाड वैसे दुम को कहते हैं, लेकिन यहाँ हम स्टमक के डिस्टल पार्ट को कॉर्डाड रीजन कहेंगे। ठीक है, स्टमक को अगर हम दो तरीक़ों से, अगर इसको एक और तरीका ये होता है कि इसको जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, यानी कि फंडस और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ बॉडी, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि ये फूड को स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारा का सारा फूड स्टोर होता है। और जो इसका डिस्टल पार्ट है, यानी कि ये जो इसका डिस्टल लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी और एंट्रम, ये जो है वो कंट्रैक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है वो असल स्टमक की जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो इसके डिस्टल रीजन के अंदर हो रही होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने कहा था कि जो जीआईटी का स्ट्रक्चर की जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर और एक जो कि ल्यूमन के साइज़ को रिड्यूस करती है, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो कि उसके लेंथ को रिड्यूस करती है जीआईटी के। लेकिन स्टमक इतना हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है कि यहाँ 3 लेयर्स होती हैं। एक हो गई हमारे पास सर्कुलर, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया जी लॉन्गिट्यूडनल, और ये ऑब्लीक मसल फाइबर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो यहाँ पर होती है, ताकि चर्निंग और ये जो स्ट्रक्चर है स्टमक का जो डिस्टल एंड है ये बहुत अच्छे से कंट्रैक्ट करे और फूड को जो है वो मिक्सअप करे। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसको गैस्ट्रिक मोटिलिटी को 3 हेडिंग्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। अगर मैं स्टमक के स्ट्रक्चर को देखूँ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये हो गया ईसोफेगस और ये है हमारे पास स्टमक। तो जब फूड या बोलस, बोलस क्या था हमारे पास, फूड जब स्लाइवा से मिक्स होता है और वो ईसोफेगस में इंटर होता है फ्रॉम द ओरल कैविटी, उसे हम बोलस कहते हैं। ये जो है वो बोलस आ रहा है। जब ये बोलस जो है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, ठीक है, और इसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है वीआईपी। और ये कहाँ से वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड आता है जो कि रिलैक्स करता है इसके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को। ये आता है हमारे पास वेगस नर्व के टर्मिनल से आता है। तो जब ये यहाँ पर आता है इसको रिलैक्स करता है, उसके साथ साथ ये यहाँ पर क्या करती है, वेगस नर्व जो इनिशियल पार्ट ऑफ स्टमक है, यानी कि इसका जो ओराड रीजन है, ये वाला जो पार्ट है स्टमक का, यानी कि फंडस और इनिशियल पार्ट ऑफ बॉडी, इसको भी रिलैक्स करवाता है ये चीज़। ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊँ तो जब यहाँ से बोलस आता है स्टमक के अंदर, ये यहाँ पर सारा जब फूड जो है वो इनिशियल पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर जब इंटर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं स्टमक के अंदर। जब वो स्ट्रेच होते हैं रिसेप्टर्स, तो फिर क्या होता है, यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं। सिग्नल्स जो है वो यहाँ से मूव करते हैं, ये इन रिसेप्टर्स की वजह से सिग्नल जाते हैं ब्रेन स्टेम की तरफ, और वहाँ से फिर जो है वो ये आफरेंट फाइबर्स जा रहे हैं। ये जो आफरेंट फाइबर्स हैं ये वेगस नर्व के हैं, और जो इफरेंट फाइबर्स वापस आएंगे वो जो है वो भी आपके वेगस नर्व के ही होंगे। लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट बात कि इस रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नर्व कौन सी है आपकी, यही वेगस नर्व, यानी कि 10th क्रेनियल नर्व इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस रिफ्लेक्स को कहते हैं हम, जब यहाँ फूड इंटर हुआ स्टमक के इनिशियल पार्ट में तो रिसेप्टर स्ट्रेच हुए, सिग्नल गए ब्रेन स्टेम के पास और स्टिमुलेट हो गई आपकी वेगस नर्व का मोटर पार्ट, और वापस जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर और ज़्यादा वीआईपी रिलीज़ होगा और ये जो है वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है इनिशियल पार्ट ऑफ स्टमक, ताकि मोर एंड मोर फूड जो है वो यहाँ पर स्टोर हो सके, जो कि कहाँ से आ रहा है आपका, ईसोफेगस से आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं ऑफ दिस स्टमक। उसके बाद जब यहाँ पर जो है वो फूड इंटर हो जाता है, अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके एक एंजाइम, एक हार्मोन का भी होता है, जिस हार्मोन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका CCK। ये कहाँ से आता है, ये ड्यूडेनम से आता है आपका, ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम के आई सेल से ये रिलीज होता है CCK। जब फैटी कंटेंट ड्यूडेनम के अंदर इंटर होता है तो ये CCK होता है, और ये CCK भी क्या करवाता है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन में एक हेल्प
हेल्प कर रहा होता है। असल काम वेगो वेगर रिफ्लेक्स का है और कुछ हद तक सीसीके भी इसमें हेल्प करता है। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है और रिसेप्टिव रिलैक्सेशन को ज़्यादा करता है ताकि मोर एंड मोर फूड यहाँ पर स्टमक के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये थी हमारे पास रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। दूसरी अगर हम हेडिंग की बात करें गैस्ट्रिक मोटिलिटी में, वो है मिक्सिंग ऑफ फूड और उसके साथ साथ डाइजेशन। ठीक है, अब ये है हमारे पास मिक्सिंग और डाइजेशन। अब दोबारा से अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूं, ये है हमारे पास ईसोफेगस और ये है हमारे पास स्टमक। अब फूड जब यहाँ इनिशियल पार्ट में आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, सारा का सारा फूड स्टोर हुआ, वेगो वेगर रिफ्लेक्स से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हुई। अब यहाँ से जब फूड डिस्टल पार्ट में आएगा, जब यहाँ पर फूड जो है वो आएगा डिस्टल पार्ट में, यानी कि इसके कॉडार्ड रीजन ऑफ स्टमक के अंदर, तो यहाँ पर असल जो है वो स्टमक की मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। होता यह है कि अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेच आए, इस कॉडार्ड रीजन के अंदर इतना स्ट्रेच आए कि यहाँ पर जो है वो आपकी स्लो वेव्स की प्रोडक्शन, स्लो वेव्स हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर फिर स्लो वेव्स जनरेट हों, वो स्लो वेव्स अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और वो पावरफुल हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर स्पाइक पोटेंशियल क्रिएट होगा। जब स्पाइक पोटेंशियल क्रिएट होगा तो स्टमक के जो कॉर्डार्ड रीजन है इसकी कंट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पावरफुल स्टमक की कंट्रैक्शंस हो रही हैं, इसका काम क्या होगा कि फूड जो है वो अच्छी तरह से यहाँ मिक्स हो जाए। तो हमने पहले भी कहा है कि जो इसका इनिशियल पार्ट है स्टमक का, वो इंपॉर्टेंट है स्टोरेज ऑफ फूड, और जो डिस्टल पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का आपको मैंने बना के दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका ताकि मिक्सिंग ऑफ फूड अच्छे से हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट काम ये क्या होता है कि जब यहाँ स्टमक की मूवमेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली चल रही होती हैं, उसी टाइम ही यहाँ जो है वो पाइलोरिक जो पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये टाइटली क्लोज हो जाता है। तो होता ये है, ये जो फूड आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये वापस बैक जाता है स्टमक के अंदर, यानी कि यहाँ इस तरह से फूड की मूवमेंट हो रही है कि फूड इस तरह से आता है, ठीक है, और वापस बैक चला जाता है। इस तरह से ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ फूड होता रहता है। इसको हम कहते हैं रिट्रोपल्जन। ठीक है, ये रिट्रोपल्जन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ रिट्रोपल्जन? यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फूड इंटर हुआ, ठीक है, स्टमक के अंदर, और वो बैक चला जाता है वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिट्रोपल्जन। तो ये रिट्रोपल्जन की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, इसका कंसेप्ट भी होना चाहिए, ताकि फूड जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और स्लो वेव का नंबर याद रखना है। मैंने पहले भी कहा था कि MCQs आता है 3 to 5 स्लो वेव्स इन द स्टमक पर मिनट, ये जो है वो इसके अंदर होती है। अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट सा एक आम सी बात है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्साइटेटरी होता है, यानी कि वेगस नर्व जब स्टमक के इस पार्ट पे जो है वो स्टिमुलेट करती है तो स्टमक की कंट्रैक्शंस बढ़ती हैं, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जो है वो GIT की मोटिलिटी को कम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो कि बाज़ों का कोई ना कोई पूछ लेता है, वो होता है मोटिलिन रिसेप्टर का रोल। एक चीज़ होती है हमारे पास MMC, ये होता है माइग्रेटिंग मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, MMC। ठीक है, जब फूड यहाँ से स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो जाता है तो फास्टिंग स्टेट में, अगर फॉर एग्जांपल अगर बंदा फास्टिंग स्टेट में है और फूड स्टमक के अंदर नहीं भी है, तो आफ्टर एवरी 90 मिनट्स, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बाद क्या होता है कि मोटिलिन जो रिलीज़ हो रहा होता है वो एक पावरफुल कंट्रैक्शंस यहाँ स्टमक की स्टार्ट करवाता है, जिसको हम कहते हैं माइग्रेटिंग मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये MMC भी बाज़ औक़ात MCQs में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। अब 2 हेडिंग्स हमने कवर कर ली। तीसरी हेडिंग की अगर मैं बात करूँ इसमें स्टमक की मोटिलिटी में, वो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, स्टमक का खाली होना, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के अंदर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये स्टमक है, ठीक है, अगर तो जो फूड आ रहा है वो आइसोटोनिक है, यहाँ से जो स्टमक के अंदर जो फूड इंटर हुआ है वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक यानी कि बिल्कुल बैलेंस डाइट आ रही है, ना वो हाइपरटोनिक है, ना उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा है, ना उसमें सॉल्यूट्स कम है, बिल्कुल बराबर फूड आया है। तो उसकी जो जब गैस्ट्रिक की जो एम्प्टिंग होगी, स्टमक की जो एम्प्टिंग होगी, वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टमक की एम्प्टिंग को डिले कर देते हैं। वो क्या होते हैं, यानी कि स्टमक्स, इनकी वजह से फिर स्टमक जो है ईजिली फूड प्रोपेल नहीं कर पाता इनटू ड्यूडेनम। नंबर 1 इज़ CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब फैटी कंटेंट ड्यूडेनम के अंदर इंटर होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, जब एसिडिक कंटेंट स्टमक के अंदर, यानी कि H पॉजिटिव आयन
एच पॉजिटिव आइन स्टमक से जब ड्यूडेनम के अंदर इंटर होते हैं, ये भी जो है वो आपके इंटर न्यूरॉन आपके जो लिंक्ड होते हैं जीआईटी के अंदर, उनको डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और ये भी जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कौन सी चीज़ें डिले करती हैं। नंबर वन इज कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका एच पॉजिटिव आइन यानी कि एसिडिक कॉन्टेंट इनटू द ड्यूडेनम। तो ये हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी का लेक्चर भी यहाँ ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो है वो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।